नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। में हूं आपके साथ बुशरा और स्वराज एक्सप्रेस पर पल पल की अपडेट के साथ में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे 13 राज्यों के 88 सीटों पर चुनाव चल रहा है। और सीधे सबसे पहले आपको लिए चलते हैं चुनाव आयोग, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। कहीं आपको मैंने बताया कि कई जगहों में मशीनें बदली गई। विधानसभा वार जो इसका अगर हम देखते हैं तो जो सबसे अच्छी पोलिंग है अभी तक, तो पिपरिया में, होशंगाबाद में, पिपरिया में अभी तक जो पोल है 11 बजे तक वो 35.36 है। मतलब टॉप 3 अगर देखें जहां अच्छी पोलिंग है तो तीनों जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं वो होशंगाबाद की हैं। पिपरिया में 35.36, सोहागपुर में 34.71 और तेंदुखेड़ा में 34.03। तो ये अगर आप नीचे से देखते हैं, नीचे से क्या मतलब, यदि मैं नीचे से देखूं तो 1 2 3 4 5 6 होशंगाबाद की जो 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहां सबसे ज्यादा मतदान है। टॉप 6 अगर आप देखोगे तो टॉप 6 में भी वही है, टॉप 3 में तो है ही। जहां सबसे कम हुआ है, कमजोर मतदान, जिसपे अब दमोह में, रहली में 21.11, रीवा में, त्योंथर में 23.20 और टीकमगढ़ में, बिजावर में 23.28। तो ये बॉटम 3 आप कह सकते हैं जहां मतदान का जो परसेंटेज है वो अभी सबसे कम है 11 बजे तक। वो 3 विधानसभा क्षेत्र मैंने बताया। होशंगाबाद का टोटल जानना चाहते हो विधानसभा? 3240, 32.40। और विधानसभा वार भी आपको बता ही दिया। होशंगाबाद में सबसे अच्छी वोटिंग हुई है। वोटिंग प्रतिशत अभी सबसे हाई है अगर तो होशंगाबाद का है। और सबसे लो अगर आप देखते हैं पीसी में, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो रीवा का है। तो वर्तमान में ये स्थिति है। बाकी फिर शाम में बताते हैं जो फाइनल फिगर बनता है। नहीं, किस तरह की शिकायत? नहीं, वैसी कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने कानून व्यवस्था से संबंधित कहीं कोई शिकायत नहीं है। जहां भी छोटी बहुत शिकायतें थी अगर मशीन को लेकर के स्टार्टिंग में ट्रबल थी, वो तत्काल सुधार दी गई। लगातार वोटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें उन्होंने अभी तक जो 4 घंटे के लगभग मतदान हुआ है उसका वोट परसेंटेज बताया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में ओवरऑल 4 घंटे में 28.15% वोटिंग हुई है। इसके अलावा जो आंकड़ा उन्होंने पेश किया है, हाई स्कोरिंग यानी हाई सबसे ज्यादा मतदान होशंगाबाद में हुआ है 35% और सबसे कम अभी तक मतदान रीवा में हुआ है। हालांकि राजनीतिक पंडित इन तमाम आंकड़ों को लेकर के पहले से ही अंदाज या कयासबाजी जो है वो लगाना शुरू कर देते हैं और अनुमान लगा लिया जाता है कि आखिर रुख किस तरफ होने वाला है। और पिछले इसके पहले चरणों की अगर बात की जाए, पहले चरण का जब चुनाव माफ कीजिए मतदान हुआ, उससे अंदाजा कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत से ये लगाया गया कि और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है लोगों को जागरूक करने के लिए। और इसके लिए चुनाव आयोग ने भी किसी तरीके की कोई पुरजोर कोशिश करना नहीं छोड़ा। तो ताजा जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने वोट परसेंटेज बताया कि अब तक कितने प्रतिशत 4 घंटों की, हालांकि ये अभी तक के आंकड़े हैं कि 4 घंटे में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है। 28% कुल मध्य प्रदेश की मतदान प्रतिशत बताया जा रहा है। दमोह में ड्यूटी पर तैनात वनकर्मी को हार्ट अटैक जैसी ऐसी भी और जो दूसरी घटनाएं आई हैं। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस तरीके का डेटा अभी रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन देर शाम तक मतदान करने में जो विलंब हुआ या इस तरीके की जहां घटना सामने आई है, सुबह के वक्त जैसा कि स्वराज एक्सप्रेस भी इस बात की जानकारी दे रहा था कि जो हाई प्रोफाइल सीट है वहां वी.डी. शर्मा ने नाराजगी जाहिर की थी कि देरी से मतदान शुरू हुआ। और कुछ जगह ऐसी भी जानकारी सामने आई थी जहां ईवीएम मशीनें खराब हो गई थी, जिसकी वजह से मतदान में थोड़ा सा विलंब हुआ। तो ऐसी तमाम जो घटनाएं हैं, ऐसी जो सूचनाएं हैं, उसको लेकर के जो डेटा है वो देर शाम तक रिलीज होगा। तो इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रही हैं, जहां अभी तक मध्य प्रदेश में कुल 28% मतदान हुआ है
28.15% मतदान हुआ है, वोटिंग हुई है। खजुराहो में 28.14% वोटिंग हुई है। इसके अलावा होशंगाबाद में 32.40% वोटिंग हुई है। दमोह की बात की जाए तो 26.84% वोटिंग हुई है। सतना में 30.32% वोटिंग हुई है। और अभी तक मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 28.15% वोटिंग हुई है। तो ये ताजा जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि चुनाव आयोग ने हाल ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके जरिए 4 घंटे की वोटिंग परसेंटेज उन्होंने जानकारी साझा की मीडिया से, जिसमें हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 28 और चलिए अब आपको छत्तीसगढ़ के भी आंकड़े बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ में अब तक कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ में 11 बजे तक 35.47% मतदान हुआ। कांकेर की बात की जाए तो कांकेर में 39.37% मतदान हुआ है। महासमुंद की बात की जाए तो 34.43% मतदान हुआ है। राजनांदगांव में 32.99% मतदान हुआ है। तो छत्तीसगढ़ से भी 4 घंटे का जो अभी तक वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा है वो सामने आ चुका है। तो लगातार स्वराज एक्सप्रेस मतदान से पहले भी लगातार विश्लेषण करता रहा है कि क्या वोटिंग प्रतिशत होने वाला है, क्या दोनों ही प्रमुख पार्टियों के मुद्दे रहे हैं। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज दूसरे चरण का मतदान की प्रक्रिया चल रही है, जहां 13 राज्यों के 88 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। अलग अलग राज्यों से जो आंकड़े आ रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं और विश्लेषण भी कर रहे हैं। और इसीलिए विशेष पैनल में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता मिनाल पंथ जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में लाइव जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत आपका। साथ ही साथ एडिटर इन चीफ अमित जैन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुख करूंगी मैं मिनाल जी की तरफ, लेकिन इसके पहले मैं टॉस अमित जी की तरफ करूंगी। अमित जी सवाल की शुरुआत करेंगे, उसके बाद अगले सवाल की शुरुआत। जी देखिए, धन्यवाद। जिस तरह से अभी लगातार हम सुन रहे थे कि वोटिंग परसेंटेज जो मध्य प्रदेश का है 28% है और छत्तीसगढ़ का 35% है, लेकिन चिंता वाली करने की बात यह है यदि वोटिंग परसेंटेज कम रहता है, क्योंकि लगातार देखने में आया कि पहले चरण का जो मतदान था उसका प्रतिशत कम था। उसको लेकर राजनीतिक पार्टियों ने जिस तरह से काम शुरू किए, कई नैरेटिव सेट किए, कई मुद्दे, हर दिन नए नए मुद्दे आए कि पब्लिक जो है मतदान तक जरूर पहुंचे। 88 सीटों की बात तो हम कर ही रहे हैं, खास तौर से जो मध्य प्रदेश की 6 सीटें हैं उस पर क्या स्थिति है उसको भी हम लगातार देख रहे हैं। मिनाल जी, आपसे सवाल यह है कि आपको लगता है कि अभी जैसे आपने देखा कि खास तौर से रीवा में, होशंगाबाद में, या होशंगाबाद में ज्यादा है लेकिन दमोह, रीवा और टीकमगढ़ में किस तरह से कम मतदान हो रहा है, उससे लगता है कम मतदान से कांग्रेस को कुछ फायदा हो सकता है क्या? निश्चित तौर पे हमें लगता है कि मतदान पहले चरण में भी जो हुआ और जिस तरह से दूसरे चरण का भी रुख जा रहा है वो परिवर्तन की ओर संकेत देता है। वर्तमान सरकार से मतदाता की निराशा को स्पष्ट तौर पे प्रतिबिंबित करता है और इस चुनाव के माध्यम से एक नई सरकार के गठन की, बदलाव की राह भी प्रशस्त करता हुआ दिखाई देता है। जो दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हमें दिखाई दे रही हैं वो ये कि पहले चरण के मतदान के बाद जिस तरह से सत्ताधारी दल ने नैरेटिव बदला वो पूरे देश के लिए देखने का विषय है और आगे वाले चरणों में भी मतदाता को उस पर सोच विचार करना चाहिए। देश के प्रधान मृणाल जी, आपने कहा कि जिस तरह से नैरेटिव बदल रहा है, लेकिन नैरेटिव बदल रहा है यदि देखा जाए तो यदि कामदार की बात हो या नामदार की बात की जाए या विरासत टैक्स की बात की जाए या सैनिकों को खुली छूट जिस तरह से या खुला उनको काम करने का मौका दिया जाए, कई ऐसे मुद्दे थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मुद्दों में कांग्रेस अपने आप फंस जाती है, उसको चेज करने लगती है, उन मुद्दों को लेकर जवाब देने के पीछे पड़ जाती है। मुद्दों में कांग्रेस नहीं फंसती, मुद्दों में मतदाता फंसता है और यही चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण मौका है और मतदाता को समझने की बात है। मतदाता के मुद्दे क्या हैं? रोजगार, महंगाई, देश का विकास, उसके अपने संसदीय क्षेत्र का विकास, उसके अपने संसद ने उस क्षेत्र के विकास के लिए संसद में आवाज उठाई या नहीं उठाई, चुप बैठा रहा या नहीं,
मध्य प्रदेश को गुजरात की तुलना में कुछ ज्यादा फायदा मिला या नहीं? मध्य प्रदेश में कोई औद्योगिकरण हुआ या नहीं? बुलेट ट्रेन सिर्फ वहीं रह गई गुजरात में, मध्य प्रदेश आई कि नहीं? इंदौर का टेक्सटाइल बिजनेस पूरा सूरत क्यों चला गया? क्या ये मध्य प्रदेश के मुद्दे नहीं है? किसानों के लिए जो नई योजनाएं बननी थी वो पूरी महाराष्ट्र और गुजरात की क्यों जा रही हैं? बांधों के नए कार्यक्रम उत्तर प्रदेश क्यों जा रहे हैं? ये मध्य प्रदेश का मुद्दा है, ये मतदाता के मुद्दे हैं। अब मंगलसूत्र और विरासत टैक्स जो है ही नहीं घोषणा पत्र में, जिसका आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है, इसका सीधा मतलब है हारती हुई पार्टी वापस अपनी जगह बनाने का प्रयास कर रही है। ऐसे मौके पे तो रोक ही लेते हैं ना आप। इंट्रो करा देती हूँ बीजेपी से करनाल ईशान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका करनाल जी। मिराल जी, पहले आप अपना जवाब पूरा कीजिए। जैसा कि आप कह रहे थे कि बहुत अच्छा जवाब आपने यहाँ पे अपनी पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंट करके कहा है कि मुद्दों में मतदाता फंसता है। कहीं ना कहीं चुनाव से पहले पार्टियों की तैयारी होती है कि वो मैनिफेस्टो बनाने से पहले इस बात का सर्वे कर लें कि जनता के बीच के मुद्दे क्या हैं, जनता चाहती क्या है, क्योंकि जनता को काम उन जनप्रतिनिधियों से ही कराना होता है। तो आपने भी इस चीज को लेकर के अपनी पार्टी की तरफ से सर्वे कराया होगा, तो मुद्दे कम से कम आपकी पार्टी की तरफ से तो तैयार किए ही गए होंगे कि वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के काम करना है। तो क्या चुनाव में आपने उन पर काम नहीं किया? निश्चित तौर पे काम किया है, और मध्य प्रदेश और देश के मतदाता के पास आज वो 5 न्याय के मुद्दे जो कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेता राहुल जी ने और खड़गे जी ने जनता के बीच में रखे हैं, वो चर्चा का विषय है। हर वर्ग के लिए उसमें योजनाएं हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं हैं। हर परिवार को 8,000 साढ़े 8,000 रुपए प्रति महीना राहत राशि दिए जाने की योजनाएं हैं। 30 लाख केंद्र सरकार में पद खाली भरे हैं, उनको सरकार बनते से ही वापस भरने की योजनाएं हैं। बेरोजगारी समाप्त कर हर ग्रेजुएट को वादा किया है रोजगार देने का। यही सारे तो मतदाता के मुद्दे हैं, और कांग्रेस पार्टी ने इन पर पूरी तरीके से काम किया है। जो मुद्दे नहीं हैं उन पर तो बात करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और दुर्भाग्य से, कृपया ये बात पूरी कर लेने दीजिएगा, इस देश का प्रतिनिधित्व अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री ने किया है, नरसिम्हा राव जी जैसे प्रधानमंत्री ने किया है, इंदिरा और नेहरू जैसे प्रधानमंत्री ने किया है, मनमोहन सिंह जी जैसे प्रधानमंत्री ने किया है, जिनकी बुद्धिमत्ता, विचार शक्ति और संप्रेषण को पूरी दुनिया ने सराहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, चुनाव आते जाते रहते हैं, हार जीत होती रहती है, लेकिन कृपया अपने बयानों से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पद की उस गरिमा को मत गिराइए जैसा इन महापुरुषों ने, अटल जी समेत जो आपकी अपनी पार्टी के थे, उन्होंने पूरी मेहनत के साथ विश्व में स्थापित की है। कृपा करके अपने पद की मर्यादा का तो ध्यान रखिए। मृणाल जी, लेकिन जो बयानबाजी करते हैं दोनों पार्टी के लोग, ये कहें कि जितने भी राजनेता हैं तरह तरह की बयानबाजी होती है, उसके बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जाते हैं, उस पर बात पे बात बढ़ते जाती है, उसको लेकर वो भी बता सकते हैं। लेकिन हमारे साथ कर्नल ईशान हैं, आपको यदि आवाज आ रही है तो कर्नल ईशान साहब ये बताएं कि लगातार जिस तरह से आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि हर दिन नए नैरेटिव सेट जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, उसके बाद भी यदि वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ता है तो क्या लगता है कहीं से कोई दूसरा रास्ता अपनाया जाएगा? क्योंकि इस बार देखने में आया है कि जिस तरह से अभी वोटिंग परसेंटेज की स्थिति देखा जाए तो मध्य प्रदेश में अभी सिर्फ 28% ही रही है। जी कर्नल जी, आपको आवाज मिल रही है? सवाल दोहराना पड़ेगा शायद। आपको आवाज मिल रही है? अगर आप रिएक्शन करेंगे तो फिर अगला सवाल हम आपसे पूछ पाएंगे। कर्नल जी, आपको आवाज मिल रही है? जी, सवाल दोहराना। जी ईशान साहब, ये है लगातार जिस तरह से आरोप, अभी हमारी बात हो रही थी, मृणाल जी लगातार ये कह रहे हैं कि मुद्दों से भटकने की बात कर रहे हैं, और एक जो बयानबाजी होती है प्रधानमंत्री को, उस बयानबाजी उस तरह से नहीं करनी चाहिए, या जिस तरह से अभी उन्होंने कहा है, लगता है कि सिर्फ एक मतदाता को खींचने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है, या जो मुद्दों से भटककर जो बात कर रहे हैं कि कहीं मंगलसूत्र की बात होती है, विरासत टैक्स की बात होती है, या दूसरे जो मुद्दे उठाए जाते हैं वो घोषणा पत्र से इतर कहीं वो अलग होते हैं पूरे, तो सिर्फ मतदाता को लुभाने के लिए इस तरह की बात की जा रही है क्या सिर्फ? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मतदाताओं को लुभाने की आवश्यकता उसको पड़ती है जिसने कार्य न किया। हमने धरातल पर कार्य किया है
और जनता उसके आधार पर हमें आशीर्वाद देती है। जहां तक इसका सवाल है कि मंगलसूत्र का विषय और विरासत टैक्स का विषय, पर्सनल लॉ का विषय, ये सारे मुद्दे कांग्रेस ने उठाने शुरू किए, हमने नहीं उठाया, हमने सिर्फ जवाब दिया है। कांग्रेस इसको लगातार उठा रही है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में डाला, विरासत टैक्स की बात की, और विरासत टैक्स की जब बात करते हैं तो सभी चीजों के बारे में उन्होंने बोला। तो इसका जवाब अगर प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? और इसका जवाब तो देना ही चाहिए। इस देश में ऐसा विधान नहीं चल सकता है कि विरासत टैक्स आप अमेरिका की तरह से लगा दें, और अगर मंगलसूत्र की बात हो रही है और उन लोगों के लिए हो रही है तो उस पर प्रियंका जी का भी बयान आ जाता है। उन विषयों पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जहां तक इसका सवाल है कि लुभाने की बात, लुभाने की कोशिश विपक्ष करता है अपना झूठ और भ्रम फैलाकर, लेकिन जनता समझदार है, समझती है चीजों को, और राष्ट्र की बात करने वाली पार्टी का साथ। चलिए, आपका कहना यह है कि जिस तरह से ये शुरुआत कांग्रेस ने की है और आप उसका सिर्फ जवाब दे रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी उसका जवाब दे रहे हैं, लेकिन देवदत्त जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार आपसे सवाल यह है कि जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज आपने देखा मध्य प्रदेश में, चूंकि बार बार आज चूंकि मतदान चल रहा है, सब जगह से सुबह से लंबी लाइनें थी, लेकिन अब धीरे धीरे कई जगहों पर गर्मी के कारण वहां पर मतदान की स्थिति थोड़ी ये कहा जाए कमजोर पड़ी है। शाम को हो सकता है 3 बजे के बाद से फिर से वो लाइनें फिर से देखने को मिले, और बीजेपी कहा जाए या दूसरी पार्टियां हैं और चुनाव आयोग है, सबकी एक ही पहल है, एक ही अनुरोध है मतदाताओं से कि ज्यादा से ज्यादा वोट दें। लेकिन यदि वोटिंग परसेंटेज कम होता है, आप देख रहे हैं जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज मध्य प्रदेश में सिर्फ 28% है, कई जगह 22% है और काफी कम है, उसका क्या असर पड़ेगा, क्या आकलन होगा यदि पिछले बार से यदि कम रह जाता है तो? देखिए, मध्य प्रदेश में जो प्रथम चरण की चुनाव हुआ था, तब लगभग सभी सीटों पर 2019 की अपेक्षा कम मतदान हुआ। सीधी में 56% ही हुआ, मतलब लगभग 14% कम मतदान हुआ। तब से राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ गई थी कि दूसरे चरण में हम मतदान प्रतिशत को बढ़ाएंगे, लेकिन अभी तक ट्रेंड जो चल रहा है वो मुझे लगता है प्रथम चरण जैसा ही चल रहा है। भारी मतदान कराने के जो प्रयास थे अभी तक दिखाई नहीं दे रहे। हो सकता है दोपहर बाद, अभी ये गर्मी तेज पड़ने लगी है, 4 बजे के बाद 3 बजे के बाद लाइनें लगे और मतदान हो। स्वाभाविक जो मतदान होता है भारत में, प्राय देखा कि कई बार जुनून जब होता है कि या तो किसी को हटाने के लिए, किसी को बनाने के लिए, या कोई सहानुभूति लहर चल जाए, तब भारी मतदान होता है। जैसे 84 में इंदिरा जी की हत्या के बाद जो चुनाव हुआ तब सुबह से लाइन लग गई थी। अभी 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक लाइन लगी थी। तो ये मतदान है जो ये लगातार उस स्टेज को नहीं पा रहा है जिसकी अपेक्षा की गई थी, क्योंकि अब लोकतंत्र बहुत मजबूत हो गया, सबको जागरूक होना चाहिए, सबको अपना मताधिकार का उपयोग करना चाहिए, लेकिन वो आकर्षण क्यों नहीं पैदा कर पाए राजनीतिक दल या हम सब भी मिलकर कि मतदाता सुबह से ही लाइनों में लग जाता और अभी तक। चलिए दुबे जी, ये कहा जाए मैं कि लौटूंगी आप सभी के पास। इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, पहले अपने दर्शकों को बड़ी खबर की जानकारी दे दें कि बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल खड़े किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया है, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी से अमित शाह का सवाल है, उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या देश शरिया के हिसाब से चलाना चाहते हैं, ये सवाल पूछा है। राहुल देश में कैसा लोकतंत्र चाहते हैं, ये भी सवाल पूछा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं, भोपाल से गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राहुल गांधी से कुछ सवाल पूछे हैं, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सीधे तौर पर निशाना साधा है और निशाना साधते हुए ये सवाल किया है कि क्या राहुल गांधी देश शरिया के हिसाब से चलाना चाहते हैं। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कांग्रेस के घोषणा पत्र आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुझान और बढ़ा है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अपीसमेंट की उनकी पुरानी आदत को फिर से एक बार रिपीट किया है।
कांग्रेस के घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को हम आगे बढ़ाएंगे, ये बात की है। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, पर्सनल लॉ को आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या ये देश अब शरिया के आधार पर चलेगा? किस प्रकार का पंथ निरपेक्ष शासन संविधान आप इस देश में चाहते हैं? हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है। देश के कानून धर्म के आधार पर नहीं बन सकते। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्टता के साथ कहा है, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे। सभी पंथ मजहब के लोगों के लिए एक ही कानून होगा। हमने ट्रिपल तलाक समाप्त किया है, यूसीसी की शुरुआत की है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी जी पर्सनल लॉ की बात करते हैं, वो देश को खंड खंड तोड़ने की बात है। और शरिया के आधार पर क्या यह देश चलेगा? किसी एक धर्म के कानून के आधार पर यह देश नहीं चल सकता। ये देश में पर्सनल लॉ नहीं चल सकते। ये भारतीय जनता पार्टी का फर्म बिलीफ है। तो सुना आपने, गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे तौर पर राहुल गांधी से तमाम सवाल पूछे हैं। इसका सीधे रिएक्शन सबसे पहले मृणाल जी आप ही से जानना चाहूंगी। आपके सीनियर नेता से ये सवाल गृह मंत्री अमित शाह ने पूछा है कि क्या शरिया के हिसाब से देश को चलाना चाहते हैं, रिएक्शन आपका मृणाल जी? वो सीधे साधे लोगों को चुनावों में वो क्या बना देते हैं, हाँ वही मूर्ख। गृह मंत्री जी वही प्रयास कर रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जो कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में है ही नहीं, ऐसा एक कबूतर जेब से निकाल लिया और उस पर तीर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में बहु विवाह को मान्यता देने का और उसे कानूनन अमली जामा पहनाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। अभी उत्तराखंड में वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए और एक बहुत बड़े वर्ग को उसमें से उन्होंने अलग हटा के उसको पूरी छोड़ दी कि 2-2 शादियां करो, 3-3 शादियां करो, खूब सारे बच्चे पैदा करो। तो भाई ये कैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड? मैं पूछ लेता हूं अब अमित शाह जी से, क्यों भाई अमित शाह जी, ये 2-2, 3-3 शादियां तो एक धर्म विशेष में होती थी, आप क्या देश में शरिया कानून लाना चाहते हैं? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी दे दे, इसका जवाब माननीय गृह मंत्री दे दें। ये काम तो खुद प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। दीजिएगा मृणाल जी। साथ में एक सवाल और पूछा है उन्होंने कि आपके हिसाब से, यानी कि कांग्रेस पार्टी के हिसाब से किस तरीके के लोकतंत्र चाहती है कांग्रेस पार्टी देश में, ये भी सवाल पूछा है। लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए जिसमें बहस की गुंजाइश हो। लोकतंत्र ऐसा हो जहां पे लोग अपने सांसद से सवाल जवाब पूछ सकें और कह सकें कि आपके 5 साल के कार्यकाल में जरा अपने नाम के आधार पे और अपने नाकाम के आधार पे वोट मांग लीजिए। लोकतंत्र ऐसा नहीं हो कि ये सारे के सारे सांसद, जो कोई 2 बार, कोई 3 बार, कोई 4 बार सांसद रह गए, अब फिर चुनाव में उतरे तो ना अपने नाम के काम पर, ना नाम ना काम के आधार पे वोट मांग रहे हैं। वोट मांग रहे हैं तो मोदी जी के नाम पर, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। पर मैं कहना चाहता हूं कि देश का विकास असल में क्षेत्र के विकास से होता है। भारतीय जनता पार्टी कोई झूठा विकास दिखा रही है कि देश का विकास हो गया। मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि अगर वो विकास आपके क्षेत्र में दिखाई दे रहा है तो आप जरूर माने कि देश का विकास हुआ है, और अगर आपको दिखाई दे रहा है कि क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, इसका मतलब देश में भी कोई विकास नहीं हुआ। वो वैसा ही जुमला है जैसा 15 लाख रुपए हर खाते में आने वाला जुमला था। इस जुमले में कृपया प्रदेश का और देश का मतदाता न आए, ऐसा कांग्रेस पार्टी की ओर से मेरा अनुरोध है। ठीक है, इसका जवाब कर्नल जी से लूंगे। कर्नल जी, सबसे पहले तो गृह मंत्री अमित शाह का जो स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने राहुल गांधी से इतने सवाल पूछे हैं, उस पर आपका रिएक्शन तो चाहूंगी ही, लेकिन जो संज्ञा इस वक्त मृणाल जी ने दी है उस जवाब से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मृणाल जी बिल्कुल अपनी पार्टी की तरफ से ही बोलेंगे, बोलना भी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। मेरे 5 मुद्दे मैं बोल रहा हूं, उन पर जवाब कांग्रेस पार्टी दे पाएगी इसकी उम्मीद कम है, लेकिन तब भी मैं पूछ रहा हूं। इनके नेता राहुल गांधी ने कई चीजें कही, कुछ चीजें इनके घोषणा पत्र में है। सबसे पहली चीज तो जो हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने कही, पर्सनल लॉ की बात, पर्सनल लॉ को आगे बढ़ाएंगे, ये एक मुद्दा। विरासत टैक्स की बात कर रहे हैं, क्यों, ऐसा क्यों आ रहा है? फिर आती है जातिगत जनगणना, आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, अग्निवीर योजना को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, मुस्लिम आबादी, मुस्लिम भाइयों को
ओबीसी और एससी एसटी के बीच में उनको भी रिजर्वेशन देने की बातें भी कर रहे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप खाली तुष्टीकरण और जो चीजें ठीक चल रही है उनके विरोध के अलावा आप कर क्या रहे हैं? विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश की समृद्धि के लिए, देश के सामाजिक डेवलपमेंट के लिए या देश की प्रतिष्ठा के लिए आपका कोई विजन ही नहीं है। सिर्फ विरोध की राजनीति, सिर्फ निगेटिविटी फैलाने की, झूठ फैलाना और भ्रम फैलाना। लेकिन जनता अब समझदार हो चुकी है। आप चाहे जितना झूठ फैलाएं, भ्रम फैलाएं, ये जनता आपके झांसे में आने नहीं वाली है। अगर आती होती तो 60 वर्ष आपको झेलने के बाद आपको इस तरह से निकाल बाहर नहीं करती। और इस बार 2024 के चुनावों के बाद तो कांग्रेस को अपनी जमीन तलाशनी पड़ेगी कि कहां हैं हम। चलिए आज कांग्रेस अपनी ईशान साहब की लड़ाई लड़ रही है। ये 4 जून को बिल्कुल जब तय होगा कि आखिर कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हैं। आपने लगातार सुना किस तरह से भी बात हो रही थी लोकतंत्र, वही नैरेटिव मन में ये बात आई कि अचानक वही नैरेटिव जो सेट बीजेपी ने किया है, कांग्रेस ने जो किया था, लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ, उसको लेकर जो पलटवार अमित शाह ने किया है। लगता है कि एक दूसरे पर जिस तरह से जो घोषणा पत्र से अलग होकर जो मुद्दे आते हैं वो इस तरह से जनता के बीच लाए जा रहे हैं क्या, कि कम से कम मतदाता पहुंचे, जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा मतदाता पहुंचे जिससे उनकी पार्टी को फायदा हो। ये एक ठीक बात है कि इस बार घोषणा पत्र पर चर्चा हो रही है इस चुनाव में जी, और दोनों दल एक दूसरे के घोषणा पत्र को पढ़ रहे हैं जी। मुझे लगता है याद कर लिया अब तो कि, और दूरबीन लगा के देखा है घोषणा पत्र को क्या कहा है, कई अर्थ भी निकाले जा रहे हैं भाषा के। तो ये अच्छा है कि घोषणा पत्र समय रहते पढ़ते हैं, नहीं तो अन्यथा होता है विमोचन करने के बाद घोषणा पत्र रख दिया जाता है और फिर 5 साल बाद फिर भूल झड़ाई जाती है कि हम देखें क्या कहा। देखिए, आप जरा सी चूक करेंगे, कोई भी दल हो, तो सामने वाला दल बैठा है उस पर वो बार पलटवार सब होंगे, क्योंकि ये चुनाव बड़ा दिलचस्प मोड़ पर आता जा रहा है। तो इसमें तो एक एक बात की मीन मेख निकाली जाएगी और उस पर बहस होगी, आरोप प्रत्यारोप के दौर दिन प्रतिदिन बढ़ेंगे, क्योंकि ये आसान नहीं है। इस बार चुनाव बड़ा ये बढ़ना चाहिए भी, क्योंकि लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि कहीं कमियां खामियां अगर नजर आ रही हैं, जनता के हित में जो चीजें नहीं है, कम से कम उनको सुलझा लिया जाए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। बहरहाल पन्ना से हमारे संवाददाता सौरभ जुड़ गए हैं, सौरभ से जानकारी लेते हैं। माफ कीजिए, संदीप हमारे साथ भोपाल से भी जुड़ गए हैं। जी संदीप, आपको आवाज आ रही है? संदीप, क्या स्थिति है? लगातार आप उस क्षेत्र में हैं जहां पर यह देखा जाए कि हम लोग इंतजार कर रहे हैं कितने ज्यादा से ज्यादा वोटिंग होती है, क्योंकि वहां पर विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है। जो आरवी प्रजापति हैं और वीडी शर्मा के बीच में ये कहा जाए कि मुकाबला है, किस तरह का होगा, कितने मत पड़ेंगे उसके आधार पर तय होगा। और वीडी शर्मा लगातार एक दावा कर रहे हैं, बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। तो क्या स्थिति है अभी चूंकि 12 बज चुके हैं, 12 बजने के बाद यदि आप कुछ दिखा पाए वहां के वोटिंग मतदान केंद्र की क्या स्थितियां हैं वहां पे? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें खजुराहो लोकसभा सीट की, तो हाई प्रोफाइल सीट है जिस पर पूरे देश भर की नजर है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति की नजर आज इस खजुराहो लोकसभा सीट पर है। खजुराहो से लेकर के पन्ना तक का हमने सफर तय किया है। अब तक कम से कम 8 से 10 पोलिंग बूथों का जायजा भी हमने लिया, लेकिन जो माहौल है खजुराहो से और पन्ना तक का, वो पूरा एक तरह से पूर्ण रूप से अगर कहे तो कहीं कहीं नीरस नजर आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर जिस प्रकार से चुनावी लड़ाई है, वो वीडी शर्मा तो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सामने कौन चुनाव लड़ रहा है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आरडी प्रजापति की बात कर रहे थे आप, उनका अभी तक कहीं भी कोई भी व्यक्ति हमें किसी भी पोलिंग बूथ में नहीं दिखा कि कोई उधर से भी चुनाव लड़ रहा है। यानी एक तरफा भारतीय जनता पार्टी यहां पर खजुराहो लोकसभा सीट में चुनाव लड़ रही है। हमने कुछ युवाओं से भी कोशिश की। युवाओं का ये कहना था कि जब यहां पर किसी भी प्रकार का मुकाबला नहीं है, चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो फिर घर से निकलने का मतलब क्या है। हम और भी कुछ समझने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ बहुत से लोग यहां पर मौजूद हैं, तो उनका क्या कहना है, तो किस और क्या सोचते हैं।
आमतौर पे अगर हम बात करें तो ये सीट हाई प्रोफाइल सीट है, आप युवा वर्ग से आते हैं, पर हम देख रहे हैं खजुराहो से और यहां तक में अभी तक कुछ खास लोगों में इंटरेस्ट नहीं दिखा, वोटिंग प्रतिशत भी काफी नीचे दिख रहा है। जी बिल्कुल, वोट प्रतिशत बिल्कुल बहुत कम जा रहा है, यहाँ नहीं पूरे देश में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है। और इस सीट पर एक कारण ये भी है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ फाइट में नहीं है, लेकिन इंडिया अलायंस ने प्रजापति जी को अपना समर्थन दिया है और अच्छा कड़ा मुकाबला रहेगा। एक तरफा की बात करें, एक तरफा कहीं पे भी नहीं है और सभी जगह लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। और कहीं ना कहीं देश युवा देख रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी ये मुद्दे हैं देश में और इन सब मुद्दों को लेकर लोग मतदान कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बदलाव की बयार है। ये संदीप यदि आप पूछ सकते हैं तो ये जरूर पूछिए कि क्या वहां पर आप देख रहे हैं कि वहां क्या युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, किस तरह की आपको वहां पर ज्यादा भीड़ दिख रही है? कौन जो उत्साहित मतदाता है, किस वर्ग का है, कुछ बताइए वहां से। बिल्कुल, देखिए हम थोड़ा सा पोलिंग बूथ से भी बाहर आए हैं, कुछ लोग यहाँ पर बैठे थे, एक चौपाल टाइप का है तो वहां पर हम पहुंचे हैं। तो फिलहाल अभी तक जो सिनेरियो तो देख के आए हैं, तो अभी महिलाओं का आना सिलसिला चल रहा था आने का, क्योंकि महिलाएं जो गृहिणियां हैं तो वो घर के काम करके खाना वगैरह बना करके अब उनका निकलना शुरू हुआ, लेकिन युवाओं का आना नहीं हम देख रहे थे। और भी लोगों से हम बात करेंगे, समझेंगे। हमने अभी तक देखा कि युवा जिस प्रकार से आने चाहिए वो नहीं आ रहे, बल्कि महिलाओं का एक एक दो करके 2-3 महिलाएं जत्थे बना करके पहुंच रही। समय आपको बताएं कि शादी रात चल रही है, अधिकांश लोग शादी में लगे हुए हैं। महिला अब इसके बाद 3 के बाद महिला निकलेंगी, क्या है गृहस्थी के उससे वो रहती हैं, इसलिए महिलाओं का कम परसेंटेज चल रहा है। युवा वर्ग जो है, युवा वर्ग को सोचना चाहिए कि भाई अपन देश हित में कोई वोट डालना चाहिए और युवाओं को आगे आना चाहिए। तो वो पता नहीं है क्यों नहीं आ रहे, किस कारण नहीं आ रहे, क्योंकि हम लोगों का जो है हमारे आपके मैंने बीडी भाई साहब का ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकल कर सामने आए, वोट अधिकांश वोट करें, लेकिन अभी जो वोट का प्रतिशत है बहुत कम जा रहा है। जागरूकता की कमी है क्या? निर्वाचन आयोग ने अपनी तरफ से कोशिश की, आप लोग भाजपा के लोग भी कोशिश करते? नहीं, निर्वाचन ने भरपूर अपने माने कोशिश की है उन्हें माने, लेकिन ऐसा कोई सब जागरूकता की अच्छी जागरूकता, सबको जागरूकता है और वोट डालने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी वो है। अब इसलिए ये सबको ये सोचता है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा है, इसलिए वो जीतना है ही है। तो 400 पार का जो आप भाई साहब कह रहे थे, 400 पार मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार। चलिए संदीप, आप बिल्कुल नजर बनाए रखिए किस तरह से वहां पर वोटिंग हो रही है। लगातार दूसरे मतदान केंद्रों पर जाइए और दिखाइए किस तरह से वहां पर भीड़ लगी है या लाइन लगी है, खाली पड़े हुए हैं, उसका जायजा लगातार लेते रहिए। गर्मी यदि पड़ रही है आप भी अपना ध्यान दीजिए। ईशान साहब, आपने लगातार भी सुना देखा कि जो लोगों ने मतदाताओं, एक तो शादी का भी सीजन चल रहा है, दूसरा देखने में आया कि लोगों ने कहा भाई अब तो जीत तो रही है। और अब वैसे कई ऐसे नैरेटिव्स हैं, लेकिन जो बीजेपी ने बात हम लोग करते थे, कई बार संगठन की बात करते थे, पन्ना प्रमुख बनाए गए हैं, घर से हर 60 एक जो कर्मचारी, एक जो 60 लोगों को, मतदाताओं को घर से निकालने की बात कर रहे थे। आखिर वो कहां छुप के रह गई, कोई निकल नहीं पा रहा है क्या? ये अमित जी, जो मतदाता आ रहे हैं वो किसके मतदाता आ रहे हैं ये नहीं बता सकते हैं, ना आप न मैं। बिल्कुल जी। तो जहां तक इसका सवाल है कि वो छुप के बैठ गए, ऐसा कुछ भी नहीं जी। अगर विपक्षी दल ये बोलते हैं कि भाजपा के मतदाता नहीं निकले इसलिए उनको जो है फायदा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एक और चीज थी जो लोकतंत्र खतरे में का नैरेटिव चलाया जा रहा है जी। अगर लोकतंत्र खतरे में होता और यहां पे अगर पूरी तरह से तानाशाही वाली चीज की बात होती, तो राहुल गांधी जी की हिम्मत नहीं होती कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो एक माननीय प्रधानमंत्री के लिए कर रहे हैं। उनसे उम्र में बड़े, ओहदे में बड़े, एक्सपीरियंस में बड़े, लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं वो बहुत ही आपत्तिजनक और अनुचित है। क्या बोला ये बताइए। सुरजेवाला जी की भाषा का ले लीजिए। अरे पर क्या बोला ये तो बताइए। जी की भाषा ले लीजिए। एक मिनट मुझे कंप्लीट कर लें। हाँ, लेकिन आप जरूर बोलिए, आप 10 मिनट बोलिए, पर क्या बोला, आपको आपत्तिजनक क्या लगा ये भी तो बताइए दर्शकों को। तो हल्ला मचा रहे हैं, आपत्तिजनक बोला, इस तरह की भाषा का क्या बोला ये बताइए ना।
मुझे भी पता चले क्या। हाँ बताइए, क्या बोला प्रधानमंत्री जी के लिए? प्रधानमंत्री जी के लिए जिस तरह से कल राहुल गांधी जी का भाषण दे रहे थे। अरे तो क्या बोला भैया, ये बताइए ना क्या बोला। बोलने तो दीजिए, बता ही नहीं पा रहे हैं आप। चलिए बोलने दीजिए उनको जी, बोलने तो दीजिए मुझे। आप बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा ना। मृणाल जी रुकिए, सुनिए। मोदी ने ये किया, वो ऐसा करता है। कम से कम एक भाषा की मर्यादा होती है कि उसके प्रति कम से कम जी, मैंने भी राहुल गांधी जी ही बोला, मैं राहुल गांधी नहीं बोल रहा हूं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के लिए इस तरह से बात करना वो गलत है। इसको आप भी स्वीकार करेंगे, लेकिन पार्टी के हैं इसलिए नहीं बोलेंगे, वो बात दूसरी है। किसी भी वरिष्ठ के प्रति कम से कम थोड़ी सी भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। और जहां तक सवाल है वोटिंग का, ये एक ट्रेंड आप भी देख रहे होंगे अमित जी, कि जिस तरह से महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, जो कि एक सकारात्मक है। आपने इस चीज को समझना चाहिए कि महिलाओं को जो संबल और आत्मविश्वास उनके बीच और बढ़ा है, जिसकी वजह से वो घरों से निकल के लोकतंत्र के महापर्व में अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से निभाने के लिए आगे आ रही हैं। तो वोटिंग परसेंटेज जो अभी तक कम है, मैं फिर से एक बार अपील करता हूं सभी जनता से कि ज्यादा से ज्यादा संख्या बाहर निकले और वोट डाले, क्योंकि कर्नल जी समय की कमी है और बाकी और मेहमानों से भी रिएक्शन हमें जानना है। मृणाल जी, इसको लेकर के जैसा कि आपका सवाल था कि राहुल गांधी ने बोला क्या है, उसको लेकर के आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। पहले आपका जवाब हो जाए, फिर मैं देवदत्त जी के पास लौट रही हूँ। देखिए, जहां तक मैंने पूरे भाषण सुने हैं, भाजपा के भी सुने हैं, कांग्रेस के भी सुने हैं, राहुल जी ने जहां तक नाम लेने की बात है, मोदी जी ही कहा है। आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में, लोकतंत्र में लगाना ही चाहिए। मैं आपको सुनवा देता हूं। हाँ जरूर सुनवा दीजिएगा, कहीं एक आध जगह चूक गए हो तो बात है। पूरा भाषण आप भी सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिएगा, आप भी सुन लीजिए। आपने मुझसे 5 सवाल पूछे थे। आप तो खुद आर्मी से आए हैं। 4 साल में बेचारे एक सैनिक बन के जाता है और गार्ड बन के वापस लौटता है। ये कैसी अग्निवीर योजना आपने दे दी? कम से कम आप जानते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन नहीं दिया होता। 5 सवालों का जवाब दे रहा हूं आपके। दूसरा, आपने कहा कि पूरे देश में जातिगत जनगणना कराएंगे। कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण करने की बात की है, ताकि संसाधनों का सही तरीके से सभी वर्गों के बीच में वितरण हो सके। देखिए, शब्दों को तोड़ना मरोड़ना छोड़ दीजिए। 3 और मसलों पर बात की। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हमने क्या कहा? हमने साफ तौर पर अपने घोषणा पत्र में कहा है यूसीसी पर एक कमेटी आपकी बनी हुई है, वो कमेटी अपनी पहले रिपोर्ट देगी। जब वो रिपोर्ट देगी कमेटी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी। एक बार पढ़ लीजिए। 5वीं 8वीं के जब प्रश्न पत्र होते हैं तो उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक सवाल आता है। एक पैराग्राफ दे देते हैं, फिर बच्चों से पूछते हैं नीचे उस पर सवाल कि इसमें कितनी चिड़ियाएं लिखी हैं, ताकि जो लिखा हुआ है बच्चे सही पढ़ पाए। मैं अनुरोध करूंगा, भारतीय जनता पार्टी अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पेपर देगी तो 8वीं में उसके 10 में से 9 नेता फेल हो जाएंगे, जिसमें बड़े बड़े केंद्रीय स्तर के नेता भी रहेंगे। कृपया इस तरह की झूठी बात देश की जनता के सामने न कहें। आप सब प्रतिष्ठित राजनेता हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री पद का गौरव बढ़े। कोशिश ना हो। देखिए, सवाल की शुरुआत हुई थी अमित शाह जी के रिएक्शन के स्टेटमेंट के रिएक्शन से। मुद्दे से भटकने की बात ना हो तो बेहतर है। एक रिएक्शन में देवदत्त जी से भी चाहूंगी, अमित शाह जी ने जो बयान दिया है उस पर रिएक्शन एक पहले देवदत्त जी का। देखिए कर्नल जी, हो गया, आपको समय मिला था। देवदत्त जी, क्या प्रश्न था? अमित शाह जी ने जिस तरीके से बयान दिया है कि उन्होंने 2 सवाल पूछे हैं कि शरिया के हिसाब से क्या लोकतंत्र या देश चलाना चाहते हैं राहुल गांधी, और दूसरा उनके हिसाब से लोकतंत्र किस तरीके से चलाना चाहते हैं राहुल गांधी। ये 2 सवाल उन्होंने पूछे हैं अपने बयानों में, उस पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, अब तो सवाल ही सवाल होंगे, दोनों तरफ से झड़ी लगेगी सवालों की, जो मतदान के चरण बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न तो हवा में आएंगे। उन प्रश्नों को कोई उठा नहीं पा रहा है जो आम मतदाता के प्रश्न हैं, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी। तो अब राहुल गांधी को एक तो आना नहीं है सरकार में, ये भी कहते हैं, तो फिर उनसे प्रश्न करने का क्या है?
और अमित शाह जो है भाजपा के सबसे बड़े रणनीतिकार हैं। ये सवाल मैनिफेस्टो से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सवाल बार बार उठाया जा रहा है। और इसको लेकर के मुझे नहीं मालूम कि आपने कितना सुना, मिनाल जी की तरफ से भी ये सवाल था कि मैनिफेस्टो को लेकर के आखिर क्यों पार्टी बात नहीं करती है, और ऐसी कौन सी बात है जिसको लेकर के डाइवर्ट करने की। मिनाल जी, मुझे लगता है आप मेरी बात को सही समझ पा रहे हैं। आपका जो इशारा था कहीं ना कहीं सवालों में ये था कि ऐसा कौन सा इशारा कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में दे दिया जो शरिया तक गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए। मेरा सवाल सही है मिनाल जी? इसका फिर रिएक्शन मैं लूं दुबे जी से। दुबे जी 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 देखिए, भाजपा के जैसा मैं बता रहा सबसे बड़े रणनीतिकार है अमित शाह, और भाजपा जिस तरह से ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ रही है लगातार एक न एक इशू, तो इस तरह के इशू उठाए जाएंगे और एक बड़े पैमाने पर उत्तर भारत में जो ध्रुवीकरण की रणनीति है उसके तहत उन्होंने बयान दिया है। वो तो आप जानते हैं कि हमेशा बहुत आक्रामक बयान देते हैं, आक्रामक उनकी रणनीति होती है। तो ऐसे समय दिया है जब मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर और देश में 88 सीटों पर मतदान चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से जो मुद्दे उठा रहे हैं, मंगल छीन लेंगे, जमीन छीन लेंगे, ऐसी सब बातें हैं, तो एक तरह वो मार्ग क्षमता बढ़ाते जा रहे हैं। शुरुआत में जरूर था कि एक तरफा मामला दिख रहा था, चुनाव घोषित होने के पहले 400 पार का नारा दिया गया था। ये अच्छा जिक्र छेड़ दिया आपने 400 पार का नारा। मैंने अक्सर देखा कि विधानसभा चुनाव के पहले भी बीजेपी पार्टी एक एजेंडे के तहत कितनी सीटें वो जीत करके ला सकती है, जनता के बीच में ये जरूर मैसेज देती है कि वो कितने सीटें ला सकती है। 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज भी उसके लिए मायने रखता है। जिस हिसाब से अभी तक आंकड़े सामने आ रहे हैं, पहले चरण को भी लेकर के हमने देखा कि जितनी उम्मीद की जा रही थी वोटिंग परसेंटेज की, वैसे आंकड़े नहीं थे। और अभी 4 घंटे में जो अभी तक चुनाव आयोग ने नतीजे ला करके रखे हैं, जितना सूचना दी है, 28% मध्य प्रदेश का आंकड़ा बताया जा रहा है वोट परसेंटेज को लेकर। तो आपको नहीं लगता कि जब वोट परसेंटेज ही नहीं बढ़ रहा है किसी भी पार्टी के लिए, मैं यहां पर बात कर रही हूं, तो कैसे 400 का पार का नारा जो बीजेपी दे रही है सच्चाई से कितनी दूर या कितनी पास, आपको क्या लगता है? हेलो जी, देखिए, हमेशा टारगेट बड़ा रखा जाता है जिससे कि उस तक ना पहुंचे तो थोड़े उसके करीब तक पहुंच जाए। यदि 400 पार का नारा है तो 275 तो आ ही जाएंगे। ये राजनीतिक रणनीति हर दल की होती बिल्कुल है। बिल्कुल दुबे जी, जी दुबे जी, आप बिल्कुल लगातार बता रहे हैं किस तरह से 400 पार के नारे करीब आ जाएंगे। हमारे साथ ईशान जी हैं। ये एक सवाल ये है, कई सीटें अभी हम लोग चर्चा है मध्य प्रदेश की जो कर रहे हैं, उसमें एक टीकमगढ़ बहुत महत्वपूर्ण सीट है जिसमें पूर्व केंद्रीय जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं और इसके पहले भी लगातार वो 7 बार से सांसद हैं वीरेंद्र खटीक जी। तो क्या लगता है वहां पर भी आपको जो वहां पर एक देखने में आया है कि विकास का मुद्दा जरूर वहां गरमाया हुआ है? अमित जी, सबसे पहले जो मृणाल जी ने बोला था कि भाषण सुनवा दीजिएगा जी, मैं उसको सुनवा के तब मैं इसका जवाब सुनवाइए जल्दी जी। नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। एक बार फिर से प्ले करके बताइए कर्नल जी। जैसे उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे उसको डर लगता है वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा। तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है। ठीक है, आपका सवाल हम समझ गए। ठीक है, क्योंकि मिनाल जी जी, मेरा सिर्फ इतना कहना था कि इस तरह की भाषा का उपयोग किसी को भी नहीं करना चाहिए। एक देश का प्रधानमंत्री है, उसके विषय में इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। अब आते हैं, विकास की बात की गई टीकमगढ़ की जी। अमित जी, जहां तक विकास का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने हर राज्य में हर क्षेत्र में विकास किया और वो धरातल पे दिख रहा है, जिसके आधार पर ही जनता आशीर्वाद देती आई। टीकमगढ़ में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक जी हैं जो कि चुनाव लड़ रहे हैं,
और लगातार जनता उनको आशीर्वाद देती आई है, क्योंकि उनके कार्य ऐसे हैं जनता के पक्ष के, विकास के, और उसी का नतीजा है कि हम जीतते आए। तो इसमें कोई शक शुबा है ही नहीं। चलिए, आपके जो एक वहां पर इसका जवाब हम मृणाल जी से भी लेते हैं, क्योंकि जातिगत समीकरण जिस तरह से वहां पर है उसके बारे में भी बात करेंगे कि इस बार जो है, पिछले बार भी जो अहरवार वोट थे वहां पर जो पड़े थे, वहां पिछले बार तो उन्होंने हरा दिया था। मृणाल जी, इस बार वहां की स्थिति से आप क्या कहेंगे, वहां पर जो मुद्दा उठ रहा है विकास का? मुझे लगता है कि 6 की 6 सीट पर एक जो प्रमुख मुद्दा है वो स्थानीय सांसदों की नाकामी का मुद्दा है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों, उदाहरण के लिए हम सतना की सीट लें, सम्मानीय गणेश सिंह जी 4 बार के सांसद रहे, विधानसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन विधानसभा के चुनाव में ही वो सिद्धार्थ कुशवाहा जी से हार गए, जो भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो इसका क्या मतलब है? 4 बार लगातार सांसद जब विधानसभा का चुनाव स्थानीय स्तर पर नहीं जीत पाया, इसका मतलब व्यक्तिगत तौर पे उनकी कार्यशैली को लेकर आम जनता में और मतदाता में बड़ी नाराजगी है। यही परिस्थिति 6 की 6 सीटों पर है। टीकमगढ़ पर भी मुझे ऐसी परिस्थिति दिखाई देती है, और इसलिए हम इस बार के चुनाव में आशान्वित हैं कि मतदाता स्थानीय सांसद की कार्यप्रणाली को एक प्रमुख भाग रखेगा मतदान के समय निर्णय करते हुए, और इस आधार पर वो वोट देगा तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में होगा। एक बात मैं और जरूर कहना चाहूंगा कि जब इतना बड़ा चुनाव होता है तो हमारे बीच में कौन से मतदाता ऐसे हैं जो नेताओं की बातों पर विश्वास करते हुए या अविश्वास करते हुए किसी पार्टी का मैनिफेस्टो उठा के पूरा पढ़ते हैं? कोई भी नहीं पढ़ता। और कोई भी नहीं पढ़ता। बड़े नेताओं के प्रति आम मतदाता के मन में एक सहज विश्वास होता है। ऐसा मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुए व्यक्ति, बड़े केंद्रीय मंत्री पे बैठे हुए व्यक्ति कोई बात कह रहे हैं तो सही ही कही होगी। अब भले ही वो गलत हो, और गलत साबित होते होते 2 महीना निकल जाता है। ये हम कोई भी देखने नहीं जाते। कृपया चुनाव के समय किसी भी पद पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति की बात का विश्वास मत करिए। एक बार शक शुबहा हो तो घोषणा पत्र खुद लाके पढ़ लीजिए, उसके बाद ये मानिए कि कौन सच बोल रहा है और कोई कौन झूठ। ये अनुरोध मतदाताओं से जरूर करना चाहूंगा। और जो वोट परसेंटेज अभी तक सामने आए हैं 2 चरणों तक, मैं अनुरोध कर रहा था कि आपने भाषण भी सुन लिया। हाँ, ये क्लेरिफाई कर दूं, आपने अच्छा याद दिला दिया। देखिए, वो पूरा भाषण देखिए। भारतीय जनता पार्टी की आदत है भाषण बीच में काटने की। राहुल जी ने कहा था कि किसी भक्त से बहस हो तो वो ऐसा करेगा और ऐसा करेगा। कृपया उस अंश को मोदी जी के साथ जोड़ के मत देखिए। हाँ, आपकी इस बात से मैं सहमत हूं कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए सभी लोगों का पूरा सम्मान करना चाहिए। वो मैं भी करता हूं, कांग्रेस पार्टी के सभी लोग करते हैं, और निरंतर करना चाहिए। इसमें कोई दो मत नहीं है। पर ये पक्ष विपक्ष दोनों पे लागू होता है। बिल्कुल लागू होता है, बिल्कुल दोनों पे लागू होता है। मृणाल जी, लेकिन एक सवाल का जवाब अब भी बचा हुआ है। 400 पार के नारे से अभी जो मौजूदा परिस्थितियों में जो वोट परसेंटेज दोनों ही चरणों में निकलकर अब तक सामने आया है, आपका रिएक्शन उस पर? भारतीय जनता पार्टी की कम से कम 150 सीटें पूरे देश में समाप्त होने वाली हैं। पिछले 1 हफ्ते में जो नैरेटिव भाजपा के बड़े नेता बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो इसलिए है कि मध्य प्रदेश तो जो अपनी जगह है वो है, लेकिन खास तौर पे जहां से उनको बड़ी सीटें मिला करती थी, उत्तर प्रदेश और बिहार से, वो पूरी तरह से भाजपा के हाथ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह से भाजपा उसको बचा सके, उसको दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के बड़े नेताओं ने कुछ नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है। लेकिन हमें लगता है कि मतदाता 1-2 बार तो प्रपंच में आ सकता है, बार बार गलतफहमी और प्रपंच में नहीं आता। क्योंकि समय की कमी है, इसलिए इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। बहरहाल, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, चर्चा में शामिल होने के लिए, और कुछ और अपडेट्स के साथ में जल्द इस ब्रेक के बाद लौटेंगे। फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए।